और क्या कह गया वो दोनों कुछ नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा समय होगा तो सिर्फ मैं ज्ञानस्पति के व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करता, क्योंकि मेरा उनसे परिचय 1975-76 से। मैं समझता हूँ कि आप में से किसी का नहीं होगा। मैं विद्यार्थी था और वो विद्यार्थी थे भी और नहीं भी थे। ये उन्होंने बाद में किया, उस समय अंग्रेजी ऑनर्स करने के बाद वो कॉम्पिटिशन की तैयारी वारी कर रहे थे, जिसके बाद वो बड़े भी थे जेलर वगैरह, उससे पता ही होगा। तो उस समय से लेकर अब तक का है। मुझे याद है कि पहली बार इनसे मिलने के लिए हमारे प्राध्यापक हुआ करते थे, है अभी प्राध्यापक मेरे नहीं है और विश्वविद्यालय में भी नहीं, रिटायर्ड हो गए, लेकिन है अपनी तरह से डॉक्टर किशोर नंदन। ज्ञानस्पति जिसे उनकी मित्रता पुरानी थी, पहले की थी, तो उनके साथ मैं वो सन्नाटे का दिन था, वो समय था, इमरजेंसी हम लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, पढ़ाई को छुपने के लिए कर रहे थे कि जहाँ आंदोलन में थे वहाँ से छुपकर विश्वविद्यालय चले आए तो जेल जाने से बचे। पढ़ाई उस समय था कि जेल जाने से बचे हुए थे। तो उसी स्थिति में चलो कहीं भी जाया जाए, तो पटना गए और पटना में अशोक राज पथ पर बहुत दिनों तक मैं उस मकान को देखता था या देख पाता था, पता नहीं अब है कि नहीं घर। वो एक मकान है, छत पर खपड़ा घर है और ऊपर बना हुआ, और सकरा सा रास्ता, उसका रास्ता जो है ऊपर जाने के बाद जब उनके घर में जाइए, एक कमरा था बड़ा सा, अरे बालकनी तो पूरा बाहर से सड़क और शहर ठीक ठाक दिखता था, लेकिन जाने का जो रास्ता था वो सुरंग नुमा कुछ था, और उसी सुरंग नुमा के बीच रास्ते पर वो बाथरूम बना हुआ था, जिसका इस्तेमाल शायद ही वो कभी करते थे, इसलिए क्योंकि वैसा बना हुआ नहीं था। तो ये अक्सर कॉफी हाउस रोज जाते थे, और कॉफी हाउस जाने का एक उद्देश्य कॉफी पीना से ज्यादा उद्देश्य था वहाँ के बाथरूम का इस्तेमाल। तो उस तरह का एक जो जीवन था उनका उस जमाने में एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि जब मैं पहली बार गया था तो इमरजेंसी लग चुकी थी, और उसके ठीक पहले इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, हिंदी और अंग्रेजी के तो थे ही दोनों, गैप नाम, गैप ही था ना, गैप, और उसका एक अंक जो निकला वो प्रसारित नहीं। कई पत्रिकाएं ऐसी निकली है, तो 2 पत्रिकाओं को मैं जानता हूँ, एक तो गैप का प्रसार कभी नहीं हुआ, उसी तरह से पक्षधर का भी जो प्रवेशांक निकाला था 2 जिले, उसके बाद आपातकाल आ गया और वो अंक फिर वितरित नहीं हो पाया। कुछ लोगों को मिला, मुझे मिल गया था, मेरे पास वो अंक है, वो भी सुरक्षित है। तो वह समय था, और उस समय से लेकर आज तक के इतने संस्मरण है कि इतना समय भी आप नहीं देंगे मुझे, उत्साह में बुरा तो गया है, लेकिन अगर मैं विस्तार से बातचीत करने लगूँ, लेकिन जो बात है कहना ये चाहता हूँ कि मुझसे 5 साल बड़े या 5 साल छोटे, 54 में मेरा जन्म है तो 4 साल बड़े हैं, लेकिन वो बड़ा क्रिटिकल समय है 54, ठीक है। ये 70 में जो कवि आ गए एक खास धारा से, मैं भी उसी से आया, लेकिन मैं 74 के बाद आया जब उस धारा पर जितना दमन होना चाहिए हो चुका था, और ज़्यादातर लोग भूमिगत हो गए थे, कुछ लोगों ने पाला भी बदल दिया था, और उसके बाद ही फिर से एक चीज़ है कि इमरजेंसी ने 2 चीज़ें की, 2 तरह का वामपंथ दिया। एक वामपंथ जो दमन का शिकार होकर काफी पीछे चला गया, जो अब सामने है, और एक वामपंथ वह भी था जो इमरजेंसी में ही फूला पड़ा, आपातकाल के समर्थन से ही खाली मैदान को पार किया। तो वो एक 8वें दशक का जो मिथक और यथार्थ है, उस पर कभी विस्तार से बात करने पर वो सारी चीजें सामने आएगी कि 8वां दशक वह भी है, 8वां दशक ज्ञानस्पति का भी है, और 8वां दशक तरुण कंवल का भी है, और उदय प्रकाश का भी, और क्या फर्क है इस 8वें दशक। तो इस पर बात हुई ही नहीं, बल्कि हुई है कि इमरजेंसी समर्थकों ने छाप दिया कि 8वां दशक वही है, बाकी को बाहर कर इस तरह से। तो खैर वो अलग विषय है, इस पर भी नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि उससे 5 साल पहले और 5 साल बाद के जितने लोग थे, जितने लेखक थे, जिनसे मेरा नियमित संपर्क रहा, जिनसे संपर्क नहीं था या कम हुआ, जैसे नरेश जोशी वगैरह बहुत कम मिले, बाद में परिचय को, व्यक्तिगत परिचय की बात कर रहा हूँ, तो वो संबंध तो दूसरी तरह से रहा, लेकिन जिनका रहा उसमें अकेले ज्ञानस्पति थे जिनसे वो संबंध जैसा था शुरू में आज तक वैसा, और मैं अग्रज की तरह, बड़े भाई की तरह उतना आदर करता हूँ, और उसमें कभी कोई कमी नहीं है। उसके लिए मेरी कोई विशेषता नहीं है, यह विशेषता है ज्ञानस्पति की, एक विनम्र लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व,
अपनी राह पर अपने विचारों के साथ दृढ़ता से चलने वाले, बिना किसी उग्रता के, बिना किसी शोर के, बिना किसी नारे के, पूरे अपने विचारों के साथ चलने वाले वो कवि रहे और चिंतक थे। इसके कारण है तो ये जो उनके व्यक्तित्व की विशेषता है, तो व्यक्तित्व की जो एक आंतरिक दृढ़ता है और निरंतरता है। एक तो विचारधारा, इनके यहाँ कोई विचारधारा गोली बंदूक की विचारधारा नहीं, विचारधारा वह है जिससे दृष्टि बनती है, विचारधारा वह है जिससे इतिहास दृष्टि बनी है, विचारधारा वह है जिससे विश्व दृष्टि बनी है। तो विश्व दृष्टि, इतिहास दृष्टि और दृष्टि वहाँ से बनी, और उसकी जो गहरी समझ है आप हर जगह उसे देख सकते हैं किसी भी मुद्दा में। और वो कैसे इसका क्षरण है दूसरे कवियों में, इसका ज्ञान भी इनके पास है, उसे बेहतर ढंग से बता भी सकते हैं। वो अच्छा कवि वही होता है जो अपने को कुछ नहीं मानता है, लेकिन अपना लिखने हुए अपने बारे में कोई मोह और कोई खास अतिरिक्त मोह नहीं पालता है, लेकिन अपने समय के प्रति और अपने समय के सृजनात्मकता के प्रति एक आलोचनात्मक गंभीर दृष्टि में रखता है और उसकी कमियों को भी जानता है, क्योंकि उसकी कमियों को जानना, अपनी कमियों को भी जानना और उसके आईने में अपने को भी देखना है। तो उस दृष्टि से भी इनसे लंबी हमारी बातचीत होती रही है कुछ कवियों के बारे में, और उनकी इन कमियों को खास करके ज्ञानपति इसको लेकर बड़ी चिंतित है कि वर्गदृष्टि का बहुत अभाव है। तो इस तरह से मैं रोकना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। ये तो किस्सा है, और ये किस्सा अगर कहीं से शुरू कर दे, मान लीजिए कि उससे ही शुरू कर दे, यहाँ जो अन्नपूर्णा कॉलोनी में है तो यहाँ के भी कई किस्से हैं, वहाँ भी शुरू कर दिनों जाते रहते हैं। फिर वहाँ पार्क है जो पता नहीं अब बन गया नहीं बना, शायद उस समय बनने वाला, तो उसके लिए रूल शब्द है तिकोना, एक तिकोनी जगह है जो खाली है, और खाली जगहों का जो सदुपयोग करते हैं कॉलोनी वाले, आप जानते हैं, उसी तरह से उसका भी होता है। लेकिन वो पार्क कभी बना नहीं, उस पर कविता लिखी, उन्होंने एक नया शब्द लिखा, त्रिकोण भविष्य पार्क। त्रिकोण पार्क जो भविष्य में बनने वाला पार्क। तो क्या एक चीज है कि जो है वही नहीं, जो भविष्य में होगा, हो सकता है, उसके बारे में भी लिखते हैं। और ये दृष्टि आती है, ये उसी इतिहास दृष्टि से जो आपके पास, अगर आप इतिहास की गहरी समझ जब आप रखते हैं और वैज्ञानिक समझ रखते हैं, तभी आप भविष्य को भी समझ पाते हैं। फिर इस दृष्टि से अपनी कविताओं पर मैंने लिखा है, और जो लिखा है अभी जब पढ़ रहा था, जैसे जब मैंने लेख लिखा था तो मुझे लगा कि शायद अच्छा लिखा है, ऐसा लगा, इसलिए लगा शायद कि तो ज्ञानपति जी ने भी मुझे फोन करके कहा था जब मैं इस अभी प्रशस्ति पत्र लिख रहा था, तब लगा था कि दूसरा जो लिखा वो बहुत अच्छा, कुछ खास नहीं था, बहुत कुछ बाकी रह गया था जिसे अब लिखना चाहिए। और जब मैं उसका वाचन कर रहा था तब मुझे लग रहा था कि इसमें भी कोई खास बात, जिसको आपने लोग कहा कि बहुत कसीम है भी वो सूत्र है, लेकिन भाई इसमें भी सारे सूत्र नहीं आ पाए हैं, कुछ और सूत्र भी बचे हैं जिसमें बात। तो एक कवि की विशेषता होती है कि कवि की रचना इतनी बहुस्तरीय है कि जितनी बार जब आप उसके सामने जाते हैं तो कुछ नई चीज लेकर आते हैं, कुछ नई चीज को ढूंढ पाते हैं। ये द्विपक्षीय चीजें हैं, कवि की विशेषता भी है और बोलने वाले की अपनी जिज्ञासा और आत्मकता का भी पक्ष है। तो इन दोनों पक्षों को लेकर फिर कभी लिखना होगा तो लिखूंगा। और अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस कि ये जो व्यक्तित्व की दृढ़ता है, ये जो निरंतरता है, ये अद्वितीय है। कम से कम मुझे कोई ऐसा नहीं मिला इस पीढ़ी में जो कब साल में किसी क्षण में किसी प्रसंग में ऐसा नहीं आया हो कि जब उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका विचार, उनके आचरण ऐसे हो जिसे हम सहमत ही रहे। कोई नीतीश कुमार का गीत गाने लगा, कभी नक्सलवाड़ी का गीत गाता था, नीतीश कुमार का गीत गा रहा है, लेकिन वहाँ फिर उनसे बिल्कुल असहमत हो जाते हैं। तो किसी में कुछ सत्ता के प्रति, चीज़ों के प्रति जो एक मोह है वो पैदा होता चला, वो मोह कभी नहीं आया। ज्ञानपति कभी भी ऐसे किसी स्टैंड पर नहीं आए कि जहाँ लगे कि भाई इतने पुराने संबंधों के बाद अब मैं इनसे असहमत हुआ। ये व्यक्तित्व है, और ये और पूरी विनम्रता के साथ है, कोई इसमें नारा नहीं है, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल पुरस्कार वापसी का हंगामा नहीं है, क्योंकि वो कोई अच्छी चीज थी लेकिन बहुत एक मायने में अच्छी नहीं भी थी, उसको अलग से अच्छे जस्टिफाई करना चाहता था, क्योंकि कुछ बचाने के लिए, हत्यारे को बचाने के लिए। कलबुर्गी जी का हत्यारा जो था उसको पकड़ने का दायित्व वह कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार का था, उस निशाने को हटाने के लिए कुछ वो लोग भी थे। तो वहाँ भी असहमति के हमारे बंधु बनते, सहमति बनते, लेकिन ज्ञानपति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जहाँ हमें ऐसा लगे कि इतने लंबे संबंध में
ये वो जगह है जहाँ हमें उनसे असहमत हो जाना चाहिए। ये जो दृढ़ता है, यह जो संबंध है और ये दृढ़ता है वो है, ये और दुनिया में होगा, लेकिन मेरे अनुभव के दायरे में ये अकेला है, इसलिए अद्वितीय है। मैं उनको इस पुरस्कार के लिए क्या बधाई दूँ, मतलब पुरस्कार का जो निर्णायक मंडल है और पुरस्कार की जो समिति है उसमें मैं हूँ, तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं अपने को बधाई देता हूँ कि हमने 11 ज्योति जैसे महत्वपूर्ण कवि को पुरस्कृत किया। और अब तक जो 5 पुरस्कार दिए गए ये ऐसे हैं कि फिर हमें इससे बहुत संतोष है कि इस परंपरा को हमने बहुत ठीक से निभाया है। और आगे हमारे अध्यक्ष महोदय जो संगठन उपाध्यक्ष हैं, उनसे उम्मीद करता हूँ कि अब आगे ये लोग इस परंपरा को आगे ले जाएंगे, बचाएंगे, मतलब अब इस परंपरा को नीचे नहीं गिरने देंगे। ये अपेक्षा जरूर आज के दिन में खुलेआम सबके मैंने सार्वजनिक रूप से ये करता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आप सबके परिवार